गुड मॉर्निंग, नमस्ते बच्चों। टुडेज और टॉपिक गोंड। एज यू नो, गोंड इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम गोंड की बात करते हैं तो गोंड जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जनजाति है और इस जनजाति के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम आपको इस टॉपिक के अंदर देंगे। स्पेशली जो गोंड है मोस्टली लिव्ड इन पेनिनसुलर इंडिया। ये मोस्टली ये जो ट्राइब है हिंदुस्तान के अंदर जो पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत है उसके अंदर निवास करती है और स्पेशली उन स्टेट्स में जिनकी बात करें मैं आपको बताना चाहूंगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा एंड आसाम। इन क्षेत्रों में ये जनजाति पाई जाती है। गोंड जो है, जो वर्ड है गोंड, इसकी ओरिजिनेट हुआ है ये कोंडा से, यानी द वर्ड गोंड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोंडा। कोंडा कोंडा मीन्स हिल्स, यानी जो गोंड शब्द है ये इसकी उत्पत्ति कोंडा से हुई है और कोंडा का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ियां। और वैसे तो हम देख सकते हैं कि जो गोंड है दे आल्सो नोन बाय द कोइटर और कोल। ये जो कोइटर और कोल के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी गोंडों को अगर हम देखें तो कोइटर और कोल के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरी बात है दे रूल्ड ओवर इन 4 किंगडम्स ऑफ मिड इंडिया ड्यूरिंग 16th टू मिड 18th सेंचुरी। अगर गोंडों की बात की जाए उन्होंने 16वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में कुछ रियासतों में शासन किया है। उन रियासतों के अंदर उनके 4 मेन किंगडम्स हैं जहां पर गोंडों ने शासन किया है। उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा एंड खेड़ा। ये 4 ऐसी किंगडम्स हैं जहां पर गोंड जो ट्राइब है उसने शासन किया है भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में। अब आगे हम इनकी बात करते हैं, इनके जो एरिया ऑफ इनहेबिटेट, यानी इनका क्षेत्र जहां ये निवास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था भी कि ये मोस्टली दे लिव इन पेनिनसुलर इंडिया, स्पेशली महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड आसाम। और इन क्षेत्र स्टेट्स के अंदर भी जो मेन जो रीजन्स हैं, उन रीजन्स में अगर हम देखें तो सतपुड़ा पहाड़ियां, हिल्स ऑफ सतपुड़ा, मेकाल हिल्स, उसके बाद में देवगढ़ हिल्स, बस्तर हाईलैंड्स एंड वो राजगढ़ हिल्स। इसके साथ साथ ये जो रीजन्स जो मैंने मैप में दिखा रखा है, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये करीब करीब जो पेनिनसुलर इंडिया को शो करता है, यानी करीब करीब इस रीजन में अगर हम करें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद में ये उड़ीसा का रीजन आ जाता है, छत्तीसगढ़ का आ जाता है, झारखंड का आ जाता है और फिर ये इधर की साइड आसाम वगैरह का जो रीजन आ जाता है ये आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे सतपुड़ा, मेकाल हिल्स, उसके बाद में आप देखेंगे देवगढ़ और ये बस्तर हिल्स वगैरह, ये जो है इस रीजन में पाया जा रहा है। ये डेंस फॉरेस्टेड एरिया है और ये अनएसेसिबल एंड आइसोलेटेड एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर दुर्गम स्थान है, निर्जन स्थान है जहां पर गोंड निवास करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस रीजन की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट के साथ साथ ये रीजन है कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो भी ओरिजिनेट होती हैं इस क्षेत्र से। जैसे कि आपको बताऊं मैं तो ये नर्मदा का रीजन है, ताप्ती का रीजन है, यहां से गोदावरी, सोन और महानदी की उत्पत्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट रीजन है जहां से हिंदुस्तान की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे नर्मदा, ताप्ती के बाद में गोदावरी के बाद में सोन और महानदी। ये जो नदियां हैं इनका ओरिजिनेट इसी प्लेस से होता है। ये काफी डेंस फॉरेस्टेड एरिया है,
यहाँ जहां पर गोंड रहते हैं। तो मैंने आपको ये मोटी मोटी जो बात बताई इनहेबिटेड एरिया यानी ये बताया। इसके अलावा यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस है ट्रॉपिकल यानी सब ट्रॉपिकल में आता है। और यहाँ पर समर का जो होता है ड्यूरिंग समर सीजन जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक। 40 डिग्री सेल्सियस तक समर के अंदर जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। और यहां पर जो एवरेज रेनफॉल है वो 120 सेंटीमीटर रिसीव की जाती है। तो इस रीजन के बारे में इनहेबिटेंट के बारे में हमने यहां पर जाना। अब मैं बात करता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, इनकी आर्थिक क्रियाकलापों की। ये जो ट्राइब होती है, गोंड ट्राइब होती है, ये सेल्फ डिपेंडेंट होती है, आत्मनिर्भर होती है, ये दूसरे पे डिपेंड नहीं होती। अपनी जो भी आर्थिक यानी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वो ये अपने आप में पूर्ण कर लेती हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट इनके ऑक्यूपेशंस हैं वो है ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड हंटिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता है, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को अलग अलग क्षेत्रों में और अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग परिचित होंगे, नहीं है तो मैं बता सकता हूं कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है और ये स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर के रूप में जानी जाती है। मोस्टल जो डेंस फॉरेस्टेड एरियाज हैं उनके अंदर ये ट्राइबल लोग होते हैं, उन ट्राइबल लोग्स के द्वारा ये की जाती हैं। इसके अंदर क्या होता है, लैंड का स्मेल पैच होता है लैंड का, उसको क्लियर किया जाता है। वहां के फॉरेस्टेड जो वेजिटेशन होती है उसको क्लियर करके बर्न करके उसको जला दिया जाता है और उसकी जो ऐश होती है उसको फर्टाइलिटी के रूप में, फर्टाइल यानी उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है और नेचुरली यूज किया जाता है और वहां पर एग्रीकल्चर की जाती है। करीब 2-3 वर्ष तक वहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है। जब वहां की फर्टिलिटी है सोइल की वो एग्जस्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ये लोग उस जगह को छोड़ के जंगल के या फॉरेस्ट के अदर प्लेस पे पहुंच जाते हैं और दोबारा से वही प्रोसेस करते हैं, यानी उस स्मॉल पैच बनाते हैं जहां कटिंग करते हैं, दोबारा से वही प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इनके द्वारा की जाती है। तो मेन जो ऑक्यूपेशन है इनका वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड हंटिंग। हंटिंग शिकार करना, ये लोग हैं वो शिकार भी करते हैं, शिकारी होते हैं। इसके साथ साथ इनके जो अनदर फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और अगर हम बोले हंटिंग के अलावा इनके जो अन्य जो मुख्य व्यवसाय है उसके अंदर हम माने तो कलेक्शन एंड स्टोर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो जंगल की जो उत्पाद होते हैं उनको ये संग्रहण और उनका केंद्रीकरण या संग्रहण करते हैं, एकत्र और संग्रहण करते हैं। कलेक्शन एंड स्टोर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सेकंड एनिमल रियरिंग, ये जो पशु होते हैं इनको भी पालने का काम करते हैं, इस व्यवसाय में भी जुड़े हैं ये लोग। इसके साथ साथ मछलियों से संबंधित जो मछली पकड़ने का काम होता है, व्यवसाय होता है, वो भी इनके द्वारा किया जाता है। तो अनदर एक्टिविटीज में तो हमने देखा कलेक्शन एंड स्टोर फूड प्रोड्यूस, एनिमल रियरिंग, फिशिंग इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। अब मैं यहां पर बात करूंगा इनके यहाँ दीपा एग्रीकल्चर इज ए टाइप ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। दीपा एग्रीकल्चर एक तरह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन द स्लोप्स ऑफ बस्तर हिल्स। जो बस्तर का क्षेत्र है, जो हाई एरियाज है, वहां पर इनके द्वारा जो मोस्टली जो एग्रीकल्चर की जाती है, जो बस्तर के ढाल हैं उन ढालों के ऊपर जो खेती की जाती है उस खेती को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर को कहा जाता है दीपा एग्रीकल्चर। समझ में आया? ये ट्रेस फार्मिंग के थ्रू की जाती है जिसको स्टेप फार्मिंग बोला जाता है, सीढ़ी नुमा खेत। इस तरह से अगर स्लोप होता है तो स्लोप पे इस तरह से ये लोग इस तरह से खेती करते हैं, ये स्टेप फार्मिंग के लिए यानी स्टेप्स बना के। तो ये स्टेप फार्मिंग की जाती है। दीपा एग्रीकल्चर जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, मोस्टली प्रैक्टिस इन द स्लोप्स ऑफ बस्तर हाईलैंड्स। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ साथ ये लोग जो हैं हंटिंग करते हैं, ये हंटर होते हैं, दे हंट एनिमल्स बट हंटिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। अब लेकिन ये शिकारी होते हैं और ये लोग शिकार करते हैं, लेकिन भारत के अंदर जो शिकार करना है वो पूर्ण निषेध है, उसको शिकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये चोरी छिपे
शिकार करते हैं। ग्रेजुअली धीरे धीरे ये लोग हैं हंटिंग को छोड़कर एग्रीकल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं। यानी अगर हम देखें ग्रेजुअली फार्मिंग हैज टेकन प्लेस ऑफ हंटिंग। ओके, धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, हंटिंग को छोड़कर एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व अंगेज होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ गोंड हैव बिकेम फार्मर्स। अधिकांश जो गोंड है वो हंटर से अब बदलकर फार्मर्स बन गए हैं, किसान बन गए हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं फूड, इनके भोजन के बारे में बात करें तो इनके जो इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है गोंडों का मुख्य खाद्यान्न क्या है, तो मेन स्टेपल फूड, मुख्य स्टेपल फूड है गोंड्स का। देखिए ये लिखा हुआ है कोंडू एंड कूट की, यानी ये दो ग्रेन होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रेन है इनके, जिनको ये खाते हैं। स्टेपल फूड होता है कोदू एंड कोटकी इज द मेन फूड ग्रेन्स। और राइस, मोस्टली राइस इज कुक्ड ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स। जो इनके त्योहार उत्सव होते हैं उस दिन ये लोग हैं चावल पकाते हैं। ओके, चावल का खाते हैं। इसके साथ साथ दे ईट मीट, ये मीट खाते हैं। इसके साथ साथ दे ऑफर्ड एनिमल्स टू सैक्रिफाइस, ये अपने देवताओं को, जो भी इनके देवता होते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए एनिमल्स को सैक्रिफाइस करते हैं, यानी उनकी बलि देते हैं। इसके साथ साथ ये लोग धूम्रपान करते हैं और वाइन भी पीते हैं। यानी इनकी जो वाइन होती है स्पेशली मेड अप ऑफ महुआ जो पेड़ होता है उससे बनी हुई होती है इनकी जो वाइन होती है। अब इनके क्लोथ्स की बात करें, इनके क्लोथ्स जो गोंड होते हैं वो स्पेशली चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये कॉटन क्लोथ्स का यूज करते हैं। स्पेशली मेल्स जो होते हैं वो धोती और शर्ट यूज करते हैं, जबकि जो लेडीज होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, वो क्या यूज करती हैं, साड़ी और चोली, साड़ी और चोली। इसके साथ साथ बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों ही मेल और फीमेल है, वो वियर ऑर्नामेंट्स, यानी ऑर्नामेंट्स को पहनते हैं जो मोस्टली एल्यूमिनियम और किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं और ब्रास के बने होते हैं। द ऑफर गेट वियर ऑर्नामेंट्स, वुमेन ऑफ्टन गेट टैटूज मेड ऑन देयर बॉडीज। इनकी जो महिलाएं होती हैं वो बड़ी शौकीन होती हैं अपने शरीर के ऊपर टैटूज बनवाने के लिए। इस प्रकार हमने इसको देखा। अब हम आगे की बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। गोंड्स जो होती हैं ये मोस्टली रहते हैं लिव्ड इन नंगला, पाली और स्मॉल विलेजेस में। ये जहां पर ये लोग रहते हैं वो छोटे आकार का गांव होता है जिसको नंगला पाली बोला जाता है। इसके साथ साथ ये लोग जो अपने घर बनाते हैं उससे पहले ये मूर्त निकलवाते हैं, उसकी सगुन निकलवाते हैं और उसके साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ फेस्टिवल्स के साथ में ये करते हैं। और इसके लिए ये जो बर्ड्स वगैरह होते हैं स्पेशली डक और जो कोक होता है उसका सैक्रिफाइस देते हैं भगवान को, इनके जो गॉड होते हैं उसको उनकी बलि देते हैं। इसके साथ साथ वेपन्स और पोर्ट्स की बात करें, इनके हथियार और बर्तनों की बात करें तो इनके पास बहुत कम बर्तन और वेपन्स होते हैं। और स्पेशली जो वेपन्स और बर्तन होते हैं वो लोकल आर्टिशियंस के थ्रू ही तैयार किए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इनके जो वेपन्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं और ये मोस्टली दीज वेपन्स एंड पोर्ट्स आर मेड बाय लोकल आर्टिशियंस सच एज फोलिया, खुरपी, एक्स एंड टिप ऑफ एरो। ये इस तरह से छोटे मोटे जो वेपन्स होते हैं ये उनके द्वारा जो लोकल आर्टिशियंस होते हैं, इसमें जैसे हम बात करते हैं ब्लैक स्मिथ वगैरह की बात करें या कारपेंटर्स की बात करें, इनके द्वारा ये तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ ये स्वयं भी दे देमसेल्फ मेक वेरियस आर्टिकल्स ऑफ वुड, ये स्वयं भी कई प्रकार के लकड़ी के आर्टिकल्स तैयार करते हैं। इनमें स्पेशली ये लोग कोट्स एंड स्टूल्स का यूज करते हैं जो मोस्टली इनके घरों में पाई जाती हैं। कोट्स एंड स्टूल्स फाउंड इन द हाउसेस ऑफ गोंड्स, इनके गोंड्स के घरों में अगर देखें तो चार पाइयां और स्टूल्स पाई जाती है जो लकड़ी की बनी होती है, जो इनके द्वारा तैयार की जाती है। इसके साथ साथ कारपेट्स आर यूज्ड फॉर स्लीपिंग एंड सिटिंग, इनके द्वारा जो कारपेट होती हैं, जो ये कारपेट बुनते हैं उनको ये सोने के काम में और बैठने के काम में यूटिलाइज करते हैं। क्लियर?
अब हम बात करते हैं इनकी सोसाइटी और इनकी कल्चर के बारे में, इनके समाज और संस्कृति के बारे में। अब मजे की बात देखिए, ये जो सोसाइटी है पैटर्नल सोसाइटी होती है, पुरुष प्रधान होता है इसमें, और यहाँ पर इसमें जो देयर होल वेल्थ इज डिवाइडेड अमंग देयर सन्स, यानी इसमें गौंड जनजाति में जो पिता सत्तात्मक होती है, पैटर्नल सोसाइटी होती है, और जो संपत्ति होती है, संपूर्ण परिवार की जो संपत्ति होती है ये बट जाती है। अब जो उस परिवार के जो बेटे होते हैं, उस व्यक्ति के जो पुत्र होते हैं, उनके अंदर वो संपत्ति आपस में बढ़ जाती है। देयर होल वेल्थ इज डिवाइडिंग अमंग देयर सन्स। द ओल्डेस्ट पर्सन इज द हेड ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो उस परिवार का हेड होता है, मुखिया होता है। इसके साथ साथ देखेंगे दे मोस्टली इन दिस सोसाइटी जो विवाह पद्धतियां होती हैं वो कई प्रकार की विवाह पद्धतियां हैं जो अपनाई गई हैं इसमें। मोस्टली दोज मैरिज एक्टिविटीज प्रैक्टिस इन दिस सोसाइटी आर फॉलोइंग। यस, फर्स्ट इज सर्विस मैरिज, सेकंड इज एक्सचेंज मैरिज, थर्ड इज किंडर मैरिज एंड लास्ट विडो मैरिज। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ इनकी सोसाइटी में 4 तरह की शादियां प्रचलन में है, यानी मोस्टली 4 टाइप ऑफ मैरिज प्रैक्टिस इन दिस सोसाइटी। यस, फर्स्ट इज सर्विस मैरिज। सर्विस मैरिज जिसको हम बोलते हैं सेवा विवाह। दूसरी एक्सचेंज मैरिज जिसको विनिमय विवाह कहा जाता है, जो आदान प्रदान के साथ में होती है। किडनैप मैरिज जो अपहरण करके, हरण करके की जाती है, जिसको हरण विवाह भी बोलते हैं। और विडो मैरिज, विडो मैरिज यानी विधवा विवाह, यानी ये 4 तरह की शादियां इनके समाज में प्रचलन में है, ध्यान रखना। दूसरी बात, द हेड ऑफ द विलेज, इनके गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो हेड होता है, उसको पटेल और मुकद्दम कहा जाता है। समझ में आ गया आपको? इसके साथ साथ यहाँ का जो चौकीदार होता है उसको कोटवार कहा जाता है। यहाँ का जो प्रिस्ट होता है, जो पुजारी होता है, उसको देवारी कहा जाता है। ये लोग इस तरह से इनको, ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ गोंड्स की जो मेन लैंग्वेज है वो द्रविड़ियन भाषा से संबंधित है, और इसका रिलेशन है तमिल और कन्नड़ से। यानी इनकी जो भाषा है, गोंड जो ट्राइब है उसकी मुख्य जो भाषा है वो द्रविड़ियन भाषा से संबंधित है, और इसका रिलेशन तमिल और कन्नड़ से है। इसके साथ साथ अगर हम अक्सर देखते हैं, अगर उस जगह उन क्षेत्रों में जाते हैं तो जो गोंड होते हैं उनकी मुख्य भाषाओं में हिंदी भी आती है, तमिल भी आती है और मराठी भी आती है। तो ये लोग मोस्टली इन भाषाओं का उपयोग करते हैं। इनके अलावा ये लोग हैं, इनके अलग अलग त्योहार होते हैं, अलग अलग उत्सव मनाते हैं, गाते हैं, अपने उत्सव मनाते हैं। ये लोग एक जगह एकत्र होते हैं, पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करती हैं। इनके समाज में एक विशेष जाति होती है, कास्ट होती है, जो गाने बजाने का काम करती है। इसके साथ साथ ये लोग अब अपना जीवन यापन करते हैं। और इनका लास्ट गोंड, स्त्री और पुरुषों की बात करें, यानी मेल और फीमेल की बात करें गोंड की, तो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और नाचते और गाते हैं। जो पूर्णिमा की रात होती है उस दिन, इस दिन फुल मून डे को वो एक साथ इकट्ठे होकर नाचते गाते हैं। इसके साथ साथ इस समाज में, गोंड सोसाइटी में, ट्राइब में एक धुलिया रेस होती है, उसका काम ही जो है नाचना और गाना है। इसके साथ साथ जो गोंड ट्राइब है, इसके बारे में बहुत सारी बातें जो है वो प्रचलन में है। ऐसा माना जाता है कि जो गोंड के जो भगवान थे, जब उन्होंने जन्म लिया तो उसी समय उनकी माता ने उन्हें छोड़कर और चली गई थी। ऐसी स्थिति में माता पार्वती की नजर उनके ऊपर पड़ी। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने उनका लालन पालन किया, उनको पाला, लेकिन महादेव भगवान शिव की जब उन पे नजर पड़ी तो उन्होंने उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया। ऐसे में माना जाता है कि जो गोंड्स के जो लीडर था, उसने, जिसको बोलते हैं पहानदी कापर लिंगम, उसने देवी जंगा के साथ मिलकर उस देवता को उस गुफा से आजाद किया, और इसके अंदर
4 बार हुआ कि उस गुफा से 4 बार उनको बाहर निकाला गया, उन देवता को। इसी को ध्यान में रखते हुए जो गोंड है वो मुख्य रूप से डिवाइडेड है 4 क्लासेस में, यानी 4 वर्गों में विभाजित है गोंड। इसके साथ साथ अगर हम लास्ट की बात करें तो गोंड का जो कांटेक्ट है मॉडर्न कल्चर के साथ हुआ है। आपको पता है जैसे जैसे देश के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स के साथ साथ जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, और आपने देखा होगा इनका जो क्षेत्र है, जो पेनिनसुलर इंडिया का क्षेत्र है, वो एक तरह से बहुत बड़ा स्टोर हाउस है मिनरल्स का। इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वहां पर बहुत सारे उद्योग धंधे और माइंस वगैरह स्टैब्लिश हुए हैं, जिसकी वजह से गोंड्स हैं उनको वहां पर बहुत बड़ी तादाद में उनको नए ऑक्यूपेशंस मिले हैं और वो नए ऑक्यूपेशंस में इंगेज्ड हुए हैं। इससे जब वो नए अपने जो पूरा प्राचीन या प्रिमिटिव जो ऑक्यूपेशंस है उनको छोड़ के नए उनके अंदर आए हैं, एंगेज हुए हैं, और धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समाज के अंदर जो विकास हो रहा है उस विकास के अंदर उनकी भी भागीदारी बढ़ रही है और उसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो गोंडों की जो प्राचीन रीति रिवाज है, कस्टम है, ट्रेडिशंस है, अब उनमें भी बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ये लोग भी इंडस्ट्रीज, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और पुरानी चीजों को छोड़ के जो आधुनिकता की जो चीजें हैं उनको धीरे धीरे आत्मसात कर रहे हैं या अडॉप्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ट्राइब्स का हमने पढ़ा, तो इस प्रकार से ये टॉपिक यही खत्म होता है। ऑलरेडी आपने मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ चुके हैं। इसमें हमने एक्सकिमोस पढ़ा, आपने बुशमैन पढ़ा, इसमें भील पढ़ा, और अब हमने गोंड को समाप्त किया है। इसलिए आप लोग आराम से इन सारे टॉपिक्स को देखेंगे। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या कोई क्वेरी आती है तो मेरी जो ये वीडियो इसमें कमेंट्स का जो है उस कमेंट्स के अंदर आप अपनी क्वेरीज और अपनी जो क्वेश्चंस हैं उनको डालेंगे। साथ ही साथ मेरे जो ये वीडियो हैं इनके अंदर जो सब्सक्राइब है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उस सब्सक्राइब को भी जरूर दबाएं, टच करें, ताकि आप मुझसे जुड़ सकें। और मैं अब नए नए आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड आपके सिलेबस या सिलेबस के बाहर की चीजें हैं उनकी भी क्लासेस या वीडियो बनाना शुरू करूंगा। तो इसलिए आप मुझसे कनेक्ट रहें, इसलिए प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप